सोमनाथ जी, now चंद्रशेखर जी। सभापति जी, आज जो संसद में बहस हो रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के संसदीय इतिहास में ये सबसे अधिक लज्जाजनक और दुख का दिन है। मेरे मित्र जसवंत सिंह से राजनीतिक मामलों में बहुत सारा मतभेद होने के बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि बड़े आदर के साथ सोमनाथ जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जसवंत सिंह ने इस विवाद को उस स्तर पर उठाने की कोशिश की जिस स्तर पर हमें और आपको देश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगा अपने गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी से कि ये मामला केवल बानर सेना का इस तरफ नहीं है, आप भी जाने अनजाने उसी बानर सेना के अंग बन रहे हैं। ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। आज भारत जिस स्थिति में है उसका जिक्र सोमनाथ जी ने किया, और जिस समय से कांग्रेस के मित्रों ने समर्थन वापस करने का निर्णय लिया, वे स्वयं में एक शंका, एक रहस्य पैदा करता है। आखिरकार 30 मार्च ही क्यों चुनी गई? जिस समय हमारे रिश्ते पाकिस्तान से सुलझाने की कोशिश हो रही थी, जिस समय गुट निरपेक्ष देशों के साथ हमारे देश के लोग और हमारे विदेश मंत्री जी एक नया रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री रूस के साथ एक नया समझौता कर रहे थे, उस विवादास्पद सवाल पर, जो विवादास्पद सवाल आज से 2-3 वर्ष पहले दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक बड़ा संकट का समय मालूम होता था। विदेश में हैं, हमसे कहा गया, जिस समय प्रधानमंत्री मॉस्को में थे उसी समय कांग्रेस के उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया जा रहा था कि सरकार से समर्थन वापस लिया जाना चाहिए। 4 दिन नहीं बीतता है उनके वापस आए। रूस से समझौता करके कोई प्रधानमंत्री लौटेगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बना रहेगा, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये हम सब जानते हैं। इसके पीछे एक इतिहास है, जिस इतिहास से और कोई अवगत हो चाहे नहीं हो। हमारे विदेश मंत्री जी सोमनाथ चटर्जी, हमारे गृह मंत्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भली प्रकार परिचित हैं। क्या हम लोग इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि इन बातों को हम सोचने के लिए मजबूर अपने को नहीं मानते? जिस समय नाम की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बिगड़े रहें, ये बातें आज से नहीं 50 वर्षों से कुछ ताकतें बराबर चाहती रहती हैं। जसवंत जी, आप और चीज़ों के लिए आलोचना करें इस सरकार की, लेकिन गुजराल ने अगर ये काम किया कि अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारे, तो मैं ऐसा समझता हूँ इससे बड़ी सेवा भारत की ओर कोई नहीं होती। आज दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की ओर एक कुपित दृष्टि से देख रही हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि भारत कोई बड़ा राष्ट्र न बन जाए, महान राष्ट्र न बन जाए, शक्तिशाली राष्ट्र न बन जाए। एक ही परिवार के हम जो लोग थे अलग अलग हिस्सों में बैठ गए। ये दुर्दैव था, इतिहास की भूल कहिए, इतिहास की दुर्घटना कहिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे सिर्फ बर्मा हो, हम लोग सब एक साथ थे, अलग हो गए। अगर इन देशों में एका बन जाए, अगर सार्क के लोग एक दृष्टि से सोचने लगे, तो दुनिया में भारत को एक महान राष्ट्र होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये चुनौती उन देशों के लिए है जो दुनिया को अपने रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझते हैं गरीब राष्ट्रों को सम्मान और मर्यादा की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे समय में इस देश में अस्थिरता पैदा करना, मैं उन बातों का जिक्र नहीं करता जिनका जिक्र अभी सोमनाथ जी ने किया है। बजट का सवाल, हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, हमारे देश की अनेक समस्याएं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब इतनी बड़ी बातें हो रही हों, उसी समय कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन वापस लें, तो एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते मेरे मन में शंका पैदा होती है। और उसी शंका के कारण मैं कहता हूँ, ये केवल अविवेकपूर्ण निर्णय नहीं है, ये देश की राजनीति में एक महान राजनीतिक अपराध है जिसको इतिहास कभी न कभी निर्णय करेगा। मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि मैं जानता हूँ जिन सवालों पर आज
इस सरकार की आलोचना की जा रही है, जिन सवालों के ऊपर देवेगौड़ा के ऊपर आज लांछन लगाया जा रहा है, क्या वो सवाल जायज है? आर्थिक मामलों में क्या आपकी और उनकी राय अलग है? मैं उनकी आर्थिक नीतियों से का समर्थक नहीं। मैंने कभी भी चिदम्बरम जी के सपने को साकार होते हुए नहीं देखा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि उस बजट में कुछ भी है जिससे गरीब को राहत मिल सके। हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी जी बराबर मुझसे कहते रहते हैं, ये बजट हमें बर्बादी की ओर, अंधकार की ओर ले जाएगा। मैंने उसकी आलोचना की है। जिन नीतियों को आज अपनाया जा रहा है, दुनिया के सहारे जिस तरह से इस देश को विकसित करने की सपना हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी देख रहे हैं, उससे मैं असहमत हूं। और वो असहमत कोई छिपी नहीं है। इस सदन के अंदर और सदन के बाहर उस असहमत को मैंने हमेशा व्यक्त किया है। लेकिन सभापति जी, क्या हमें देश की मर्यादा का कुछ ख्याल है या नहीं? हमें देश के भविष्य का कोई ख्याल है या नहीं? ये 100 करोड़ का देश, जिसकी हजारों वर्षों की पुरानी सभ्यता और संस्कृति, जिससे दुनिया आज एक आशा भरी निगाह से देखती है, मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता जिसका जिक्र हमारे विदेश मंत्री ने किया है। कृष्ण दास मुंशी नहीं, भाषण बड़े जोश में दिया। जोश कभी कभी अच्छा भी होता है, और जब कहा जाए कि कुछ गलत बात का समर्थन करना है तो जरा ज्यादा जोश दिखाना जरूरी भी हो जाता है। लेकिन जो बातें कही गई, क्या उनको तथ्यों से कोई अर्थ है? क्या उसका कोई संबंध वास्तविकता से है? सारे देश के अखबार, सारे दुनिया के लोग कह रहे हैं, पिछले वर्षों में गुजराल ने जिस तरह की विदेश नीति चलाई है, शायद स्वयं में वो एक बड़ी भारी उपलब्धि है। गुजराल हमारे मित्र हैं, मैं उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहूंगा। शायद प्रधानमंत्री भी होने वाले हैं, इसलिए डर भी है कि कोई ये न समझे कि कुछ पाना है मुझको। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर देश का विदेश मंत्री, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे गुजराल हो, चाहे कोई दूसरा हो, दुनिया के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभा रहा है, उस समय उसका पैर खींचना कौन सी कांग्रेस की परंपरा का अंग है, कौन सी कांग्रेस की महत्ता का अंग है, मैं नहीं मानता। धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हो। आज देवेगौड़ा पर मैं नहीं जानता सही या नहीं, अखबारों में खबर छपी, देवेगौड़ा छिपे छिपे बीजेपी के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी धर्मनिरपेक्षता संदेह में। हमारे मित्र संतोष मोहन देव जी, ये हर नेता के उपनेता की क्या हो जाते, सचेतक हो जाते हैं। अपने सोए रहते हैं, सचेतक बनने का काम करते रहते हैं। क्या उस समय आप सोए थे जिस समय बाबरी मस्जिद गिर रही थी? सारा दोष अटल बिहारी वाजपेयी का है, सारा दोष अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का है। सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री पद पर, और आप भी मंत्री थे महोदय, उस समय उस मस्जिद को गिरते हुए आपने देखा। आप धर्मनिरपेक्षता की बातें सिखा रहे हैं देवेगौड़ा को। देवेगौड़ा को मैं भी जानता हूं, इस दूसरे को सर्टिफिकेट देने का काम आप न करें तो ज्यादा अच्छा। रोज रोज वही धर्मनिरपेक्षता का नारा दे करके कब तक भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते रहोगे? कभी अपने दामन में भी झांक करके देखो, कहां खड़े हो इतिहास के सामने। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ अध्यक्ष सभापति जी, मैं बोलना नहीं चाहता था। आपके निर्देश से मन में एक पीड़ा होती है, एक दर्द होती है। संसदीय जनतंत्र अगर चलाना है तो हम किसी को छूट नहीं रख सकते। मैं जानता हूं इसका गलत अर्थ लगाया जाएगा, ये गलत बातें की जाएंगी। मैंने एक बार नहीं अनेक बार किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत मायने में असहमत हूं, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी इस संसद का एक अंग है, सोमनाथ जी उनको अछूत समझ करके हम संसदीय जनतंत्र को नहीं चला सकते, कोई तानाशाही चला सकते हैं, ये बात हमको याद रखनी चाहिए। इसीलिए हमारे एक मित्र यहाँ कहीं बैठे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा आप दोनों तरफ की बात मत बोला की। मैं दोनों तरफ की बात नहीं बोलता हूँ, मैं जो मैं सही समझता हूँ वो कहता हूँ, और जिसको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे न इधर से कुछ लेना है न उधर से कुछ लेना है। मैं अपनी बात जो सही समझता हूँ, और आज से नहीं कह रहा हूँ, 1962 से लेके 1997 तक जो मैंने सही समझाया कहा है। गुजराल जी कम से कम आप इसके गवाह हैं। कितनी बार मंत्री पद का संदेशा लेके मेरे पास आए थे उन दिनों में, और आज हमको सिखाया जा रहा है कांग्रेस की परंपरा, महान कांग्रेस का इतिहास। कौन सा कांग्रेस का इतिहास? वो इतिहास जो इतिहास आपने 30 मार्च को बनाया है,
या वो इतिहास जिस इतिहास में सुभाष चंद्र बोस मुखालफत करते हैं महात्मा गांधी की और लोग सुभाष चंद्र बोस के पीछे जाते हैं। ये कांग्रेस के बैठे हुए नेता, कुछ लोगों पर दया आती है, खास तौर से हमारे मित्र सनत मेहता पर, पता नहीं यहाँ हैं कि नहीं। पुराने समाजवादी आंदोलन के हमारे साथी रहे हैं, विचारों की दृढ़ता, आदर्शों के साथ प्रतिबद्धता। क्या ये किस आदर्श के अनुसार ये पत्र लिखा गया है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो पत्र कूड़े में जाने लायक है, इससे अधिक मैं उसका महत्व ही नहीं देता। जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है क्या भारत की अस्मिता और गरिमा को जानता है? क्या इतिहास में अपनी जिम्मेदारी को परखता है? क्या वह जानता है कि इसके पीछे कितने बड़ा बवाला खड़ा हो सकता है? क्या वह जानता है कितनी बड़ी अस्थिरता समाज में आ सकती है? मैं इतिहास की और बातों को नहीं दोहराना चाहता। सभापति जी, मैं भी कांग्रेस में रहा हूं और उस समय कांग्रेस में रहा हूं जब आज के कांग्रेस ही नहीं थे, महान दिग्गज कांग्रेस के नेता रहे हैं। उस वर्किंग कमेटी में रहा हूं जिस वर्किंग कमेटी में इंदिरा गांधी ऐसी महान नेत्री के विरोध में खड़े होकर के जीता था। लेकिन आज भी राजेश पायलट बैठे हुए हैं, मुझे इनको बड़ी उम्मीद थी। वो मराठा जो नेता है, अध्यक्ष महोदय पूना में रहता है तो शिवाजी की प्रेरणा लेता है, यहाँ आता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रेरणा लेता है। मुझे Take your seat. मुझसे नहीं लेता। मैं एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ अध्यक्ष तो सभापति जी, बहुत चर्चा चलती है, यहाँ तक कि अटल जी भी हमसे पूछते हैं कि शरद पवार की क्या राय है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन से 30 मार्च से आज पहले दिन मेरा शरद पवार से दर्शन हुआ है। टेलीफोन पर भी मेरी कोई वार्ता नहीं। मुसीबत में पड़ने पर लोग मेरे पास आते हैं, मुसीबत पैदा करने के समय मेरे पास नहीं है। अध्यक्ष सभापति जी, मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, गंभीर संकट, गंभीर समय है और ऐसे समय में हमें हंसी में नहीं टालना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आप किसी व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, इतिहास का कोई अंतिम व्यक्ति नहीं है। बड़ा से बड़ा युग पुरुष भी इतिहास में केवल अर्ध विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। नो वन इज फुल स्टॉप इन हिस्ट्री, इवन डिपार्टमेंट पीपुल आर सेमीकोलन। ये सब नेता प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन जो मान्यताएं बनी थी कम से कांग्रेस पार्टी की, जिस पार्टी में मैं भी बहुत दिनों तक कहा हूँ, संतोष मोहन देव जी उन मान्यताओं को इस तरह पैरों के नीचे धूल में मत कुचली। आप समर्थन दें या न दें, ये आपकी पार्टी का निर्णय। कांग्रेस में जो हालात है इसके लिए आप दें। आपको कितना बोले कांग्रेस में आ जाइए, आप बोल रहे नहीं आएगा, नहीं आएगा, आप आ जाना तो निर्मल नहीं होता। सभापति जी, इनके उदार निमंत्रण के लिए मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि मैंने कांग्रेस तब छोड़ी थी जब उसके नेता इंदिरा गांधी थी, और गुजराल जी आप जानते हो किन परिस्थितियों में छोड़ी थी। 1975 के इमरजेंसी के दिन विरोधी पार्टियों को निर्णय करना था कि क्या करें। उनके लिए एक ही रास्ता था, जेल जाएं। मेरे लिए दो रास्ते थे, मैं भारत सरकार में जाऊं या जेल में जाऊं। मैंने जेल में जाना स्वीकार किया था। गुजराल जी आप याद रखिए, मैंने सरकार में जाना नहीं स्वीकार किया था, आप भी मेरे पास आए थे। इसलिए कि मैं बातें कभी कहता नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, सभापति जी, उस समय यदि मैं कांग्रेस में छोड़ के चला गया था, तो आज जो नेता है कांग्रेस के, उनके अंदर मैं कांग्रेस में चला जाऊं, ये आपकी बुद्धि की बलिहारी है। इससे मैं आपको नहीं करता। कांग्रेस कार्यक्रमों में, नियमों में, सिद्धांतों में, आदर्शों में अगर आस्था रहने वाली संगठन बने। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने कहा था कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का व्यापक समर्थन है। कांग्रेस पार्टी फिर पुनर्जीवित हो सकती है, लेकिन पुनर्जीवित करने के लिए संतोष मोहन देव जी
थोड़ी हिम्मत चाहिए। राजेश पायलट जी, हिम्मत दिखाते हो, लेकिन उस हिम्मत के लिए अकेले चलने की शक्ति होनी चाहिए। प्रेमचंद दास जी, रविन्द्रनाथ टैगोर को कोट करना आसान है, लेकिन समूह के साथ चलने की प्रवृत्ति मन की कमजोरी है, बात याद रखें। अकेले चलने की अगर प्रवृत्ति हो जाए कांग्रेस के चंद लोगों में, तो कांग्रेस आज भी ऊंचा संगठन बन सकती है। और सोमनाथ जी, संतोष मोहन देव जी, जिस दिन वो कांग्रेस बनाएंगे, आप निमंत्रण देंगे तो उस पर मैं जरूर विचार करूंगा। आज की कांग्रेस को मैं दूर से भी छूना नहीं चाहता हूं, ये बात याद रखें। मैं सभापति जी आपसे कहना चाहता हूं, इस खड़े संकट के हालत में किसी व्यक्ति के ऊपर केवल अंगुली उठा करके बातें करना ये शोभा नहीं देता। राजनीति व्यक्तिगत आक्षेपों की राजनीति नहीं, चाहे वो आदर्शों के नाम पर हो, सिद्धांतों के नाम पर हो, व्यक्तिगत आक्षेपों से हमें दूर होना चाहिए। मैं एक बात बहुत संकोच के साथ लेकिन अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझ करके कहता हूँ, आज ऐसा समय आ गया है जहाँ हम सबको, चाहे उधर बैठे हुए लोग चाहे इधर बैठे हुए लोग, मिल करके सोचें हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं, हमारी समस्याएं क्या हैं। राष्ट्रीय सवालों पर हम एक सहमति बना सकें, उन सवालों के समाधान के लिए कोई कार्यक्रम बना सकें और उसके अनुसार इस संसदीय जनतंत्र को चलाने की कोशिश करें, तो शायद भारत को इस संकट से उबार सकते हैं। ये संकट जो वास्तविक संकट है, एक घिनौना संकट जो आपने पैदा किया है, इसके लिए आपको मुबारक हो, लेकिन जल्दी ही इस संकट से आप अपने को मुक्त कर सकें और देश को मुक्त कर सकें, तो ये अच्छी बात होगी। मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहूँगा कि सरकार तो आज के बाद आपकी मर्जी पर चल भी रहेगी। क्या जरूरी है कि उसी का समर्थन कीजिए जो पत्र लिखा गया है? जो पत्र लिखा गया है, आज इस सरकार के खिलाफ मत दे करके आप उस पत्र का समर्थन करेंगे, अपने आक्रोश का प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। 7 दिनों में कोई सत्ता भागी नहीं जा रही है। अगर 13 तारीख को ये सरकार नहीं चली जाती है तो उनके मुंह पर कालिख लगेगी। जिन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया है, जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है, जिन्होंने राष्ट्र के साथ एक बड़ा अपराध किया है, जिन्होंने नैतिकता को, राष्ट्रीय कर्तव्य को तिलांजलि दी है, अध्यक्ष जी आप उसमें शामिल आज न हो, तो ये आपके लिए मैं उनसे कोई सद्बुद्धि की आशा नहीं करता, लेकिन आपसे सद्बुद्धि की आशा है। इसी निवेदन के साथ धन्यवाद। Thank you, Chandrasekhar ji. Now